तो हम उन बच्चों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत स्लोली देखें, और इसमें आने वाली चीजों में अगर कुछ जैसे इंटीग्रेशन बेस्ड चीजें हैं, बहुत से लोगों का इंटीग्रेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन ज्यादातर बच्चे मतलब 80% बच्चे जो इस ग्रुप में क्लास कर रहे हैं उनको फेयर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन आता है और वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर पा रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा फास्ट स्पीड से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे तो आप ये वीडियो को दोबारा भी देखिएगा या फिर स्लो चलिएगा, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हेलिकल पाथ के बारे में बात हो रही थी कि अगर कोई पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड, एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका और मैग्नेटिक फील्ड में उसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। एक एग्जांपल फटाफट करते हैं। A particle of mass m on charge q at t equal to 0 has a velocity 3i cap plus 4k cap, यानी कि ये दो डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड देखो 5i cap है। मतलब अगर ये सामने वाले डायरेक्शन को मैं i cap ले लूं तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए 3i cap एंड 4k cap, और मैग्नेटिक फील्ड 5i cap है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सामने है और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट सामने और एक परपेंडिकुलर है, और वाई एक्सिस कहीं ऐसे परपेंडिकुलर आ रही होगी या अंदर की तरफ जा रही होगी। तो ऐसे में पार्टिकल ये वेलोसिटी से तो आगे चलता रहेगा और 4 वाले वेलोसिटी से सर्कल बनाता रहेगा। आपको दो चीजें समझनी। अगर मान लीजिए इसमें पूछा कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि x वाला वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा। तो x वाला वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 3i कैप वाले वेलोसिटी से ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना इसका मैग्नीट्यूड, तो 3 इंटू टी कर देंगे तो ये तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक पार्ट तो पहले ही सॉल्व कर दिया। दूसरा, पार्टिकल मूव्स इन सर्कल परपेंडिकुलर टू, मतलब एक ऐसे प्लेन में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आई कैप या एक्स एक्सिस में है तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। अब एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होता है? वो होता है वाईजेड प्लेन। तो दो मोशंस अलग अलग इमेजिन करने हैं आपको। सर्कल अलग से बना लेना है और पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट या वो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसको अलग से कैलकुलेट करना है। अब पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे था, क्योंकि यहां लिखा है ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, और पार्टिकल को मैंने बोल दिया ये वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, और इसका वेलोसिटी इनिशियल 4k कैप है, यानी जेड की तरफ 4 है, 4k कैप। अब मैंने देखा मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है और वेलोसिटी 4k कैप में है। आई कैप बाहर की तरफ, वाई जे क्रॉस के आई बाहर की तरफ है। तो अगर v क्रॉस b करके देखें, वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, v क्रॉस b ऊपर से बाहर की तरफ हाथ घुमाएं तो थंब j कैप में आ रहा है, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इस सर्कल के लिए। तो सर्कल का सेंटर उसी लाइन पर होता है जहां पे फोर्स लगता है, तो पार्टिकल ऐसे घूम के सर्कल में आ जाएगा इस लाइन के वाई एक्सिस के अबाउट। तो पार्टिकल अगर घूम रहा है तो किसी भी टाइम टी पे, मैंने सिखाया था कि ऐसे आगे चला जाता है। यहाँ पे टाइम टी में कितना एंगल घूम गया, इस एंगल को ओमेगा टी कहते हैं। ओमेगा होता है क्यू बी बाई एम। क्यू बी बाई एम ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो कोई भी पार्टिकल हो क्यू बी बाई एम हो जाए। अब इसमें चार्ज क्यू मास एम और मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू 5 दिया, उससे आंसर ये क्यू बी बाई एम बन जाए। टाइम टी में पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इसका एक जेड कंपोनेंट हो गया आर साइन थीटा और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हो गया आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी और z कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा आर साइन ओमेगा टी। ये हमारा आंसर आ गया। r का वैल्यू mv बाई क्यूबी होता है, तो r अलग से निकाल देंगे। mv, v की जगह वेलोसिटी वही वाला लेना है जिसके साथ सर्कल बना, mv बाई क्यूबी। तो रेडियस r की जगह r का वैल्यू रख दिया, क्यूबी बाई एम में क्यू बी और m का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, t का वैल्यू जनरल टाइम t है, तो y कोऑर्डिनेट भी आ गया, z कोऑर्डिनेट भी हो गया और x कोऑर्डिनेट भी आ गया। y भी प्लस में आ रहा है, z भी प्लस में आ रहा है, तो दोनों को प्लस में लिख दिया, x भी प्लस में।
तो आपको 3 कोऑर्डिनेट पता चल गए, यानी कि पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम टी पता चल गया। तो आपको 2 पार्ट में कभी भी हेलिक्स का सवाल सॉल्व करना है अगर जनरल कोऑर्डिनेट पूछा, क्योंकि पार्टिकल घूमता भी जाएगा और आगे भी बढ़ेगा, यानी 3 डायमेंशनल मोशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आपको स्ट्रेट लाइन चला के वीटी से ही सॉल्व कर देना है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में आपको सर्कल बना के 2 कोऑर्डिनेट सर्कल के प्लेन में r1 माइनस कॉस थीटा और r sin थीटा से कैलकुलेट कर देना है। कहानी खत्म, इतना ही है इस तरीके में। अब ये जो पार्ट कर रहे हैं इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं, यहां पे लिखा है अगर कोई चार्ज सर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब 2 केस आपने बताए। अगर चार्ज का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में ही पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी थीटा एंगल पे है तो एक कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है वो कांस्टेंट चलेगा और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कल बनाता रहेगा। तो आगे चलता हुआ सर्कल स्प्रिंग जैसा पाथ हो जाता है और उसको हम हेलिकल पाथ कहते हैं। तो 2 केस हमने कर लिए, एक या तो सर्कल बनेगा, दूसरा या तो हेलिक्स बनेगा। हेलिक्स और सर्कल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड विल ट्राई टू पुल दिस सर्कल फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड चलता हुआ सर्कल विल बी हेलिकल पाथ। तो दोनों सर सेम है, मामला बहुत सिंपल है, ये हमने कर लिया। आज के डीपीपी में हेलिक्स के 1-2 सवाल आपको दिए हैं मैंने, उसको आप एक बार ट्राई करना। एचसीवी में भी 2-3 सवाल दिए हैं, उसको भी ट्राई कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में भी एक ही सवाल जेई में अच्छा हेलिक्स का आया है, वो आज के डीपीपी में डाल दिया। दूसरा, अब जो केस कर रहे हैं उसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज चले। अब इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, यानी ऐसे नहीं कि सर अब हेलिक्स चलेगा कि सर्कल चलेगा, अब कोई फिक्स्ड आंसर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह का नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ये एक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, एक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, एक्स के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होने का कोई एक रूल, एक सिद्धांत तो होता नहीं। तो जैसा फील्ड वैसा पाथ, जैसा वेरिएशन फील्ड में उसी हिसाब से एक पाथ बनेगा। तो इसमें कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, फिर भी हम अपने दिमाग से कुछ 1-2 सवाल सॉल्व करके देखते हैं। देखना ध्यान से क्या हो रहा है। अगर इस फील्ड में अब जो मेथड में जनरल बनाऊंगा उस मेथड में अगर आपको कुछ और भी दे दिया, जैसे और एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज है जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, लेकिन उसमें एक और फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा था जो कि एक और वेरिएबल फोर्स या कांस्टेंट फोर्स है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स के साथ कोई और फोर्स भी लगा दिया। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में घूम सकता था, उस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा दोगे तब उसका पाथ सर्कल रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे केसेस जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, एक्स्ट्रा फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी फोर्स हो सकता है, तो इसका पाथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सवाल जिसमें कुछ भी हो सकता है और हमें कोई भी पहले से नॉलेज नहीं है, ना ही हमें कुछ रट के जाना है, उसमें एक जनरल मेथड मैंने बनाया है। उस जनरल मेथड से आप सॉल्व करते जाइए और हिट एंड ट्रायल लगा के आप एक आखिरी फाइनल स्टेप पे पहुंचेंगे, तब आपका दिमाग और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड से डिसाइड होगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे कि नहीं। लेकिन मैं ऐसा प्रोसेस और स्टेप्स बना दे रहा हूं जिससे कि कभी भी आपको ये सवाल सॉल्व करने में बहुत चैलेंज नहीं है। आपको 3-4 स्टेप्स पता रहेंगे और आखिरी स्टेप तक मैं पहुंचा दूंगा। वहां से सॉल्विंग क्या है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो आपका अपना हुनर है। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी सवाल में फील्ड मान लो यूनिफॉर्म भी है तो भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लगा दिया, जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, जैसे कोई विस्कस फोर्स लगा दिया, तो आपको बोला ये चार्ज जो चल रहा है जिस मीडियम में, उस मीडियम में एक फ्रिक्शन फोर्स भी है और वो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो आप कहेंगे यार ये चार्ज चलेगा तो सर्कल बनेगा, लेकिन फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी खा जाएगा तो सर्कल छोटा हो जाएगा। कुछ इस तरह का सवाल बन सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या तो कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स आ जाए या केवल कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। तो हम पहला एग्जांपल कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1-2 एग्जांपल मैं आगे कराऊंगा।
3-4 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा और उसकी कहानी खत्म कर देंगे, मतलब वी विल नॉट सॉल्व मोर देन 3 एग्जाम्पल्स। एडवांस में इस तरह का सवाल आ सकता है, तो एडवांस के लिए उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेंस में इसके आने का चांस बिल्कुल 0 है। एडवांस में भी ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल एक बार एक सवाल आ चुका है, विच इज अ वेरी फेमस केस, तो वो भी केस हम कर लेंगे, बट वही केस आ गया है। जनरली नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस आता नहीं। तो मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें इनफाइनाइट वायर है, करंट आई है, ये एडवांस में आ सकता है ना। तो इस वायर के सामने किसी डी डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल Q है जिसका मास m है। आपको पता है कि वायर होता है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा। इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी अवे फ्रॉम द वायर दिया v0। तो आप कहेंगे जब चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दिया तो चलता हुआ चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, ऐसे में चार्ज पार्टिकल पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल को राइट में वेलोसिटी दिया तो क्यू v क्रॉस b करेंगे, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो फोर्स ऊपर लगेगा तो पार्टिकल ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, तो पार्टिकल यहां से चलेगा ऐसे मुड़ते हुए ऐसे मुड़ेगा। अब आपको ये नहीं कहना चाहिए कि सर ये सर्कल बन गया। क्यों नहीं कहना चाहिए ये सर्कल बन गया? क्योंकि इसमें जैसे ही पार्टिकल आगे चल के मुड़ आगे जैसे ही जा रहा होगा, वैसे ही इस वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बदल रहा है, और बदल रहा है तो mv/qb के फॉर्मूले से भी सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बदल दे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जाएगा। तो ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, ये कुछ डिस्टॉर्टेड कर्व्ड पाथ होगा, यानी कि सर्कल तो नहीं होगा बट डिस्टॉर्टेड सर्कल बोल सकते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये हो सकता है अलग अलग जगह पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग, लेकिन हमको ये पता है कि पार्टिकल घूमेगा जरूर, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो फोर्स अभी इधर लग रहा है तो इधर घुमाएगा, फिर इधर पहुंच जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, फिर इधर पहुंच जाएगा तो फोर्स ऐसे घुमाता रहेगा। अगर घुमाता रहेगा तो कभी ना कभी चार्ज का इस वायर से डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा x, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो हमने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दिया v0, और वो इनिशियल वेलोसिटी दिया हमने जब वो चार्ज पार्टिकल वायर से d डिस्टेंस पे है। बेसिक स्ट्रक्चर देखने से हमें यह पता चला कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय दिस वायर। जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम देंगे वेलोसिटी, वैसे ही उस पर लगेगा फोर्स, फोर्स की वजह से चार्ज घूमेगा घूमेगा, लेकिन सर्कल नहीं है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसके आर रेडियस के पाथ पे घूम जाएगा, सर्कल नहीं बनेगा, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय the wire is non-uniform, it changes as we go away from the wire, and the particle moves in a curved path. Now this curved path will have ऐसा टर्न मारेगा तो चार्ज का वायर से एक मैक्सिमम सेपरेशन वाला पॉइंट जरूर आएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा, इफ इनिशियली, मतलब इनिशियल सेपरेशन बोल देते हैं, सेपरेशन इज d, find maximum separation x। याद रखिए ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v0 इनिशियल वेलोसिटी है जब डिस्टेंस d था, और ये वेलोसिटी अवे फ्रॉम द वायर है। यानी कि अगर मैं इस वायर को y एक्सिस और इस लाइन को x एक्सिस बोलूं, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को x एक्सिस बोलूं, तो इनिशियल डिस्टेंस जो d है, तो ये पार्टिकल d,0 से हमने फेंका और ऐसे करके जाएगा, ये किसी x डिस्टेंस से पास करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल का पाथ कर्वेचर कैसा है हमें मालूम नहीं है, कितने क्या है उसका शेप, क्या है, पैराबोलिक है, कौन सा शेप है, हमें नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जनरल सॉल्व करेंगे। जनरल का मतलब कैसे होता है, हर सवाल में पहला स्टेप है assume the charge at a general point x, y, z। अगर x y प्लेन में चल रहा है तो x, y मान लो, अगर x z प्लेन में चल रहा है तो x, z मान लो, अगर 3D में चल रहा है तो x, y, z मान लो। तो वो आपकी मर्जी है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे पार्टिकल इस केस में xy प्लेन में चल रहा है तो हम केवल x, y मानेंगे,
लेकिन मैंने स्टेप लिखा है तो x, y, z जनरल मान लिया। मूविंग विद अ जनरल वेलोसिटी vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। अब इसमें भी आप अगर 2D में चल रहा है तो x i कैप y j कैप ऐसे वाला वेलोसिटी मान सकते हो, vx i कैप प्लस vy j कैप। अगर xz प्लेन में चल रहा हो तो vx i कैप प्लस vz k कैप। वो डिपेंड करता फिर से पार्टिकल किस प्लेन में, अगर 3 डायमेंशन में तो तीनों मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जनरल बात लिख रहे हैं इसलिए मैंने ये बोल दिया। तो ये तो आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है, किसी भी पार्टिकल को कहाँ मानना है, x, y, z में कितने वेलोसिटी चल रहा है, vx i कैप vy j कैप vz j कैप, कुछ ये तो कुछ मानने की बात ही नहीं है, ये तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें क्या दिमाग लगाना, इसमें कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है आपको स्टेप 2 में, ये पार्टिकल पे फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स यूजिंग क्यू वी क्रॉस बी। क्योंकि वेलोसिटी को हमने ये मान लिया है, ये v है, वेक्टर v, तो इस वेक्टर v को इसमें रखेंगे और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, सर जो भी मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, अरे हमने पार्टिकल को कहां माना है, x, y, z पे, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, तो x, y, z पर भी तो कोई जनरल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कोई फंक्शन दिया होगा, नहीं तो किसी वायर दिया होगा, नहीं तो कोई कुछ केस दिया होगा जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह अलग होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, x, y, z वाला लिखना है। जो भी फंक्शन दिया रहेगा या जो हमको पता चलेगा वो उसको x, y, z के टर्म्स में लिखेंगे, वेलोसिटी को भी किसके टर्म्स में लिखेंगे, x, y, z के टर्म्स में, और ये मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। फिर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी दिया है तो वो एक्सटर्नल फोर्स भी उसी वेरिएबल के टर्म्स में, यानी x, y, z के टर्म्स में देख लेंगे। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो जो फोर्स है वो लगा देंगे, अगर वेरिएबल फोर्स है तो वो भी x, y, z के साथ कैसा दिया हुआ है फंक्शन उसको भी लगा देंगे। तो एक फोर्स हो गया ये और एक फोर्स हो गया ये हो गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमने निकाल दिया, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी से निकाला और एक्सटर्नल फोर्स हमने अलग से निकाला, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स में आप देखोगे कि जैसे वेलोसिटी एक्स वाई जेड में थी, पोजीशन भी एक्स वाई जेड पे थी, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी भी वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप पे डिपेंड करता है। तो जब इसको लिखोगे तो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर समथिंग आई कैप प्लस समथिंग क्या आएगा उसके अंदर मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें भी आई जे के टर्म आएंगे और इसमें भी आई जे के टर्म आएंगे। अगर आई जे के में ये आंसर है और आई जे के में ये भी आंसर है तो आई से आई, जे से जे, के से के मिलाएंगे तो फाइनल आंसर विल हैव समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। अभी जब एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो आपको और आइडिया लगेगा, लेकिन आप समझो कि हम जनरल टर्म्स में निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आंसर एकदम जनरल टर्म्स में आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा, मान लो आ जाएगा वाई वी एक्स के कैप, जेड वी वाई आई कैप, ऐसे बन गया। तो कुछ भी जनरल बन गया तो उस टर्म को ये लिख देंगे, यहां पर भी कोई आई जे के होगा, यहां पर भी कोई आई जे के होगा, तो आई वाला पूरा एक साथ, जे वाला पूरा एक साथ, के वाला पूरा एक साथ। मतलब जो हमारा फाइनल फोर्स आएगा उस नेट फोर्स में कुछ एक्स, कुछ आई कैप में टर्म बनेगा, कुछ जे कैप में बनेगा और कुछ के कैप में बनेगा। यहां तक हर बच्चा आराम से पहुंच सकता है, ये केवल मैथमेटिक्स है, यहां तक हर बच्चा आराम से कर सकता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, एक्स वाई जेड लेना है, इसको भी एक्स वाई जेड लेना है और कर देना है। यहां तक पहुंचने के बाद आप अगर मास से डिवाइड करोगे तो 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएंगी, 1, 2 एंड 3। इसको जो लिखा इसका मीनिंग समझ गए होगे आप। अगर आई कैप वाला फोर्स जितना भी आया उसको मास से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर जे कैप वाला जो फोर्स आया उसको मास से डिवाइड करा तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, के कैप वाले फोर्स को मास से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस। तो ए एक्स ए वाई ए जेड आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन काइनेमेटिक्स में चला जाएगा। आपने बचपन में काइनेमेटिक्स पढ़ा था जिसमें आप एक्सेलरेशन को या तो डीवी बाई डी लिखते हो या वी डीवी बाई डी एक्स लिखते हो और फिर सॉल्व करते हो, लेकिन एक्स एक्सिस वाला है तो डी वी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा, वाई वाला है तो डी वी वाई बाई डी टी लिखना पड़ेगा, जेड वाला एक्सेलरेशन है तो डी वी जेड बाई डी टी लिखना पड़ेगा। ये वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लिखना पड़ेगा जिसका एक्सेलरेशन है। फिर आपको इंटीग्रेट करना है और इनमें से जो इक्वेशन आपसे सॉल्व हो पा रहा है
उसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो नहीं सॉल्व हो पा रहा, मतलब जो लॉजिकली सॉल्व नहीं हो पा रहा, उसको छोड़ दीजिए, अपने आप कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा, या आंसर कम से कम उतना निकलेगा जितना तुम्हें पूछा गया है। तो सॉल्व जो पार्ट हो पाएगा, जबरदस्ती हर एक को सॉल्व नहीं करना है, जितना सॉल्व हो पाएगा उसी से आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है हमारा कि पार्टिकल में करंट आई है, इनिशियल पोजीशन में ये पार्टिकल अभी डिस्टेंस डी पे था, यहां पर वेलोसिटी हमने दिया, तो वेलोसिटी हमने दिया है v नॉट आई कैप, ये लाइन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ये लाइन को मैंने वाई एक्सिस मान लिया। फिर ये पार्टिकल को जो वेलोसिटी दिया, इसके बाद ये पार्टिकल ऐसे मुड़ गया, तो मैंने बोला ये पार्टिकल मान लो किसी मोमेंट पे x, y पे है और ये जगह ओरिजिन है। अभी ये जब x, y पे है तो ये इसी प्लेन में ऐसे चल रहा है, इसका वेलोसिटी vx i कैप प्लस v j कैप। केवल एक ही फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, इसमें कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला होता है q v क्रॉस p। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, q वेलोसिटी की जगह लिखा vx i कैप प्लस v j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह लिखा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x। सर ये कैसे आया, ये कैसे आया? ये ऐसे आया बच्चों कि ये अगर x, y वाला पॉइंट है तो बताइए वायर से कितना दूर है ये। आप कहेंगे वायर से डिस्टेंस तो x कोऑर्डिनेट लग रहा है, तो ये वाला पोजीशन तो x कोऑर्डिनेट हो गया। हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, लेकिन पार्टिकल अभी कितना दूर है वायर से, x डिस्टेंस पे। y से फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि y तो ये वाला कोऑर्डिनेट है और वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x होता है इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, वो लिख दिया। दूसरा माइनस k कैप क्यों लगाया? अगर x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, तो z एक्सिस बाहर की तरफ आएगा, लेकिन वायर में जो करंट है उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस k कैप होगा, क्योंकि k कैप बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस वेक्टर को भी देखो, मैंने कहा एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखो, लेकिन सर ये तो केवल x के टर्म्स में लिखा। अरे यार, जिसके टर्म्स में आएगा उसी टर्म्स में तो लिखोगे, जबरदस्ती तो नहीं लिखोगे। तो मैंने जैसा वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी जनरल लिख दिया किसी भी x, y, z पे, और उसका जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का वेलोसिटी है उसको भी vx i कैप vy j कैप लिख दिया। अब लिखते हैं q म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये हमने इंटीग्रेट इससे बाहर निकाल लिया। अब i क्रॉस माइनस के हो जाएगा j, यानी vx अपॉन x, vx i कैप, i क्रॉस k, i क्रॉस k होता है माइनस j, लेकिन i क्रॉस माइनस के हो जाएगा j कैप, प्लस vy अपॉन x माइनस i कैप। j क्रॉस k होता है i, लेकिन j क्रॉस माइनस के हो जाएगा माइनस i। तो अभी ये j कैप में आ गया और ये i कैप में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं ax यानी एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, तो इस टर्म के साथ i कैप वाला टर्म पकड़ लोगे, यानी माइनस q म्यू नॉट i बाई 2 पाई और vy अपॉन x। ऐसे ही अगर ay बोलूं तो आप q म्यू नॉट i बाई 2 पाई ये इंटू दिस vx बाई x। अब इन दोनों में से दोनों इक्वेशन भी हमसे सॉल्व हो सकते हैं, या तो हो सकता है कोई भी सॉल्व ना। फिर हमने ये जो टर्म है इसको ऐसे लिखा, इसको लिखा dvx बाई dt, dvx बाई dt, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, बट एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन इज एक्स एक्सिस का वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो dvx बाई dt इज इक्वल टू माइनस q म्यू नॉट i बाई 2 पाई, और vy को लिख दिया dy बाई dt। शायद कोई समझ पाया हो, dy बाई dt यानी कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, ये y एक्सिस का वेलोसिटी है तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं dt से dt हटा दूं तो यहां बचेगा dy अपॉन x, और dy अपॉन x का इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि y अलग वेरिएबल है और x अलग वेरिएबल है। दो अलग अलग वेरिएबल को एक इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे एक साथ। इसको इसी हिसाब से लिखते हैं, इसको लिखा dvy बाई dt और इसको लिखा dx बाई dt, dt काट दिया तो यहां लिखा dvy इज इक्वल टू q म्यू नॉट i बाय 2 पाई, और यहां पे लिखा dx बाई dt, dt से dt काट दिया अपॉन x। अब आप देखोगे सर ये तो सॉल्व कर सकते हैं dx अपॉन x, और ये भी सॉल्व कर सकते हैं, बस हमको अप्रोप्रिएट अब लिमिट रखनी है। तो x का इनिशियल वैल्यू था d और फाइनल वैल्यू था x मैक्सिमम,
वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स हमें पता लगाना है। तो ये इंटीग्रेशन लिमिट हो गया। अब वी वाई का हम लिमिट रखते हैं। वी वाई मतलब वाई एक्सिस की वेलोसिटी। अगर इनिशियली पार्टिकल वी नॉट से चल रहा है और एक्स एक्सिस में चल रहा है तो वाई वी वाई यानी कि वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू तो हो गया 0, यानी जब डी है तो वी वाई का वैल्यू 0 है। लेकिन जब पार्टिकल ऐसे घूमते 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 इस वायर से मैक्सिमम सेपरेशन पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब है इसकी वेलोसिटी वायर के पैरेलल होगी, और वायर के पैरेलल होगी का मतलब है सारी वेलोसिटी वाई एक्सिस में होगी, और ये वेलोसिटी वी नॉट है क्योंकि यहां से पार्टिकल को वी नॉट से फेंका। लेकिन सर यहां से यहां तक तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी क्यों नहीं बदली? आपने मैग्नीट्यूड तो वी नॉट ही रखा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड चाहे तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज ऑलवेज 0। ये लास्ट क्लास में हमने लिखा था कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज ऑलवेज 0। तो उसकी वजह से कभी कोई एनर्जी ना तो चार्ज को मिलेगा ना चार्ज से लॉस होगा। तो यहां पे स्पीड अगर वी नॉट है तो फोर्स क्या करता है? केवल डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। 0 लगाया, यहां पे वी नॉट लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, यहां पे कर दे रहा हूं। तो इंटीग्रेशन हो गया v नॉट इज इक्वल टू क्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये इंटीग्रेशन से बाहर ln x, x की जगह लिखा x मैक्सिमम डिवाइडेड बाई d, अपर लिमिट डिवाइड बाई लोअर लिमिट। अभी इस सबको इधर भेज दो, इधर ना मास से भी डिवाइड होगा क्योंकि ये तो फोर्स है, हमने गड़बड़ कर दी ना। फोर्स डिवाइडेड बाय मास करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, मास से भी डिवाइड। तो यहाँ m आ गया। अब इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ln हटा देते हैं, तो x मैक्सिमम का आंसर आया बच्चों d इंटू ई रेस्ट पावर 2 पाई m v नॉट अपॉन q म्यू नॉट i। ये आंसर हो गया। ये आंसर कोई लीनियर आंसर नहीं आया, कोई d प्लस आर जैसा आंसर नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर आया, लेकिन जैसा फील्ड दोगे उसी हिसाब से इंटीग्रेशन बनेगा। फील्ड इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स होता है, तो उसमें 1 बाई एक्स आ गया। और आप जैसा मैग्नेटिक फील्ड देंगे उस हिसाब से ये रिजल्ट अपने आप बनेगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके आराम से देखिए कि कैसे ये रिजल्ट को आप खुद सॉल्व करके एक बार देख सकते हैं। अगला सवाल होमवर्क है, उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड वी बी माइनस बी नॉट एक्स के कैप, ये मैंने आपको दी है, ये कहां से आई है इसकी चिंता नहीं करनी। ये एक ऐसा जादुई मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना के आपको दे दिया कि अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को ओरिजिन से फेंके वेलोसिटी वी नॉट आई कैप से, तो फिर उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये कुछ ऐसा सवाल हो गया। ये एक्स एक्सिस है, यहां पे वाई एक्सिस लिखा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ऐसा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू माइनस बी नॉट एक्स और फिर के कैप। आप कहेंगे जी मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस के कैप में है, लेकिन एक्स डिस्टेंस पे आगे चलने पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे पहले म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स 1 अपॉन एक्स के साथ बदल रहा था, ऐसे आगे चलने पर बदल रहा है। यहां ओरिजिन से वेलोसिटी वी नॉट दिया आई कैप में, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये चार्ज ऐसे घूमेगा। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम सेपरेशन कितना आएगा फ्रॉम ओरिजिन, एक्स मैक्स निकालना है। तो ओरिजिन से मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है। एक्स को जब ये वी नॉट से चलेगा तो यहां पे इसका वाई वेलोसिटी इधर 0 होगा, और यहां पे वाई वेलोसिटी का वैल्यू वी नॉट हो जाएगा। यहां पे एक्स वेलोसिटी वी नॉट है, यहां पे एक्स वेलोसिटी 0 है, तो अगर एक्स वेलोसिटी का इंटीग्रेशन आ गया तो वी नॉट से 0 इंटीग्रेट होगा, वाई का इंटीग्रेशन आ गया तो 0 से वी नॉट इंटीग्रेशन होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा एक बार, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाते जाना है। बस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स की जगह ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको ये जो ये माइनस बी नॉट एक्स के कैप ये लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तुमको दो फोर्स मिल जाएंगे, एक एक्स का फोर्स होगा, एक वाई एक्सिस में फोर्स होगा, उसको मास से डिवाइड करेंगे तो एक्स का एक्सेलरेशन वाई का, एक्स का एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी लिख दो, डीवी एक्स बाई डी टी।
y वाले एक्सेलरेशन को dv/dt और फिर dt हटा के इंटीग्रेशन करने की कोशिश करो, एक होगा एक नहीं होगा, जो होगा उसी को करना इंटीग्रेट। ठीक है, एक सिचुएशन में एक सवाल और देता हूं कि मान लीजिए हमको एक ऐसा पार्टिकल दिया जिसका इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में दिया v0 j कैप, इसका मास m है, चार्ज q है। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी v0 j कैप दिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो लिखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B0 K कैप। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, B0 K कैप है, एंड विस्कस फोर्स, या इसको ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं, ड्रैग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस KV, K कांस्टेंट है, V वेलोसिटी, माइनस KV also acts on the charge. Find position यानी coordinates where the charge finally comes to rest. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चार्ज को ऐसे फेंकोगे तो अपोजिट में फोर्स लगने लगेगा, विस्कस फोर्स अपोजिट में, तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कल में चलेगा, क्योंकि V क्रॉस भी करोगे तो अभी ये सर्कल है। अगर कोई भी और फोर्स नहीं होता तो चार्ज चुपचाप इस ऐसे वाले एक्स एक्सिस के डायमीटर के ऊपर सर्कल बनाता रहता, लेकिन जैसे ही ये चलेगा इसकी स्पीड कम होने लगेगी, और इसकी स्पीड कम होने लगेगी तो इसका रेडियस भी इफेक्टिवली कम होने लगेगा, और रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल चलते चलते कछुआ चाप मच्छर अगरबत्ती बनाते हुए कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो आपने कहा ये मच्छर अगरबत्ती हमने देखी बहुत जहरीली होती थी, इसकी पाथ को अब हमको डिफाइन करना, मतलब पाथ डिफाइन नहीं करना, हमको ये बताना कि कहां पे रुक गया, जहां रुक गया वहां फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। आपको दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y। ठीक है, तो एक बार इस सवाल को भी ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि आपको क्या मानना है, वेलोसिटी को मानना है vx i कैप प्लस v j कैप, और पोजीशन को मानना है x, y, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया b0 k कैप के साथ, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स, इसको लिख दिया आपने अलग, और विस्कस फोर्स का वैल्यू यानी कि ये जो ड्रैग फोर्स है उसका वैल्यू माइनस के वी है, वी की जगह vx i कैप प्लस vy j कैप है, v वेलोसिटी ही है। तो आप अगर इन दोनों फोर्स को जब ऐड करोगे इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तो इसमें भी आई कैप और जे कैप के कुछ नंबर दिखेंगे, और इसमें भी आई कैप जे कैप के, तो पूरा फोर्स में समथिंग आई कैप हो जाएगा और समथिंग जे कैप हो जाएगा। अब जो समथिंग आई कैप हो जाएगा उसको मास से डिवाइड करो, जे कैप वाले को भी मास से डिवाइड करो, इसके एक्सेलरेशन को ए वाई लिख दो, इसके एक्सेलरेशन को ए एक्स लिख दो, इसको dvx by dt लिख दो, इसको dvy by dt लिख दो, यहाँ पे जो vx वाले टर्म है उसको dx by dt लिख दो, यहाँ पे जो vy वाले टर्म है उसको dy by dt लिख दो, और पूरे इक्वेशन में dt काट दो और इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पर भी वैसे ही कर दो इंटीग्रेशन, तो x और y में दो इक्वेशंस बनेंगी, एक xy की ये इक्वेशन बनेगी और एक xy की ये इक्वेशन बनेगी। दो इक्वेशन अगर साइमल्टेनियसली xy की हो तो उनको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू भी आ जाएगा और y का वैल्यू भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन लिमिट हम अप्रोप्रिएट लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फाइनल वेलोसिटी 0। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, और कुछ भी सोच के नहीं जाना इसमें, मतलब घर से कुछ याद करके नहीं जाना। ये जो मैंने बोला वेलोसिटी को आप vx i कैप vy j कैप ले ली, वो हर सवाल में लेना है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये सवाल वही वाला आ गया जिसमें vx i कैप vy j कैप लिखना है। दो हिंट बताए मैंने, एक अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो अप्रोच यही रखनी है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है लेकिन उसके साथ कोई एक्स्ट्रा फोर्स और आ गया है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो यही करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं,
मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक फोर्स का फॉर्मूला होता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, और लॉरेंज फोर्स कहता है कि किसी भी चार्ज पर किसी भी फील्ड में जो टोटल फोर्स लगता है वो ये है। मुझे पहले ये स्टेटमेंट बड़ा चिरकुट और लॉरेंज भी बहुत ही लल्लू आदमी लगता था। मैं कहता था कि इसने ये लिख दिया और हमने भी बोल दिया वाह वाह वाह, तालियां, क्या बात कही है। लेकिन ये तो बड़ी ही नॉर्मल बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए कि मान लो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा QE, और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा QV क्रॉस B। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों एक साथ कहीं पर आ जाए तो फोर्स क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा QE, और मैग्नेटिक फील्ड का लगेगा QV क्रॉस B। तो दोनों मिला के टोटल फोर्स कितना हो गया? QE प्लस QV क्रॉस। अरे बाप रे बाप, यही है लॉरेंज फोर्स। अरे भाई ये तो हमें पहले से ही पता है। क्या पता है? कि अगर दो फोर्स लगेंगे तो दो ऐड कर दो, अगर तीन फील्ड होती तो तीन ऐड कर दो, अगर ग्रेविटेशन फील्ड भी है तो mg भी ऐड कर दो। तो उसको क्या मैं अपना नाम दे दूंगा और महान एग्जाम्पल बन जाएगा? नहीं भैया। तो फिर क्या खास बात है? क्यों इसको इतना महान बोलते हैं और क्यों लॉरेंज की पूजा होती है? बोलते हैं लॉरेंज जो बता गया बहुत गजब की बात थी, और वो रियलाइज करने में भी लोगों को थोड़ा समय लग गया। ये कुछ ऐसा भयंकर ऊपर वाला जोक है जो शुरुआत में बाउंसर चला जाता है, लेकिन बाद में घर बैठे बैठे तुम सोचते हो यार क्या जोक था, और फिर तुमको चमकता है बाप रे ये बात थी उसमें। अरे मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसमें आप जरा सोचिएगा कि क्या खास बात है। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी ऊंची बात है, उसको पकड़ के रखने में थोड़ा सा आपको एनर्जी लगेगा। अगर आप इस बीन टाइम में अगर कोई बुक भी पढ़ रहे हैं और उसमें लॉरेंज फोर्स के बारे में सीखेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। यानी जो मैं आंसर सुनना चाहता हूं हो सकता है वो आंसर आप नेक्स्ट क्लास में बोल पाए, तो मतलब या लिख पाए। तो आप मुझे बताना, नहीं तो आप अपने वो जो हमारा ग्रुप है उसमें भी आंसर पोस्ट कर सकते हो कि लॉरेंज का ये फोर्स का ये जो डेफिनेशन है ये इतनी महान क्यों है। तो उसको हम डील करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो लॉरेंज फोर्स हो गया QE प्लस QV क्रॉस B। ठीक है। अब हमने कहा कि एक चार्ज, देखो जो हमारे एग्जाम्पल है, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो यही है कि अगर v वेलोसिटी से मैंने किसी चार्ज को ऐसे फेंका कि इसके परपेंडिकुलर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा FM, उसका वैल्यू हो जाएगा QVB sin थीटा, क्योंकि 90 डिग्री में भेगा QVB। अगर हम एक नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एंड वेलोसिटी आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर एक ऐसा वेलोसिटी हो जाएगा जिसपे नेट फोर्स 0 हो जाए, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से अनडिविएटेड चलेगा। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप कहेंगे जी QVB वाला जो फोर्स है और जो QE वाला फोर्स है वो दोनों मिला के नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी कि QVB माइनस QE इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर नेट फोर्स 0 कर दे या QVB इक्वल टू QE कर दे, कैंसिल करे, तो V का वैल्यू आ जाएगा E/B। तो सवाल यही है कि इफ पार्टिकल इज मूव्ड विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी E/B इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे तो यहाँ साइन थीटा भी हो सकता है, हमने परपेंडिकुलर बोला तो E/B आ रहा है, अदरवाइज E/B साइन थीटा भी हो सकता है। तो अगर कोई कहता है एक पार्टिकल को मैंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? आप बोलेंगे मिनिमम वेलोसिटी E/B है। अगर उससे E/B साइन थीटा, वैसे मिनिमम पूछा जाए तो E/B वेलोसिटी है। इतने वेलोसिटी से फेंकोगे और तीनों को परपेंडिकुलर रखोगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी अनडिविएटेड रह सकता है। इसी कॉन्सेप्ट से वेलोसिटी सेलेक्टर बनता है। वेलोसिटी सेलेक्टर ऐसा है कि अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला चार्ज सीधा चला जाएगा। तो स्मॉल जो नैरो हमने विंडो बनाई है उससे वही चार्ज निकलेंगे जिसका वेलोसिटी E/B से मैच कर रहा है। तो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग ये है कि मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे आयंस बन रहे हैं
और सभी आयंस की वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर एनर्जी और पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले आयन को आगे एक्सपेरिमेंट में ले जाना है किसी मेटल प्लेट पे टक्कर लगाने, तो मैं सबको नहीं टक्कर मार सकता हूं। सबको कह रहा हूं यार तुम नहीं जाओ, लेकिन जब चल रहे हैं तो स्लो वाला भी चल के जाएगा टक्कर मारने और फास्ट वाला भी जाएगा। मुझे एक ही पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस वेलोसिटी से चलने वाले वैल्यू को E बाई बी के वैल्यू के बराबर कर दूंगा। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पे डिजाइन किया B और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस तरफ E, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऐसा रखा कि E बाई बी का वैल्यू उस वेलोसिटी के बराबर हो जो वेलोसिटी मुझे चाहिए। यानी कि उससे कम या ज्यादा वाले वेलोसिटी के पार्टिकल सीधे लाइन पे नहीं चलेंगे क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे, तो वो या तो नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे या ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे। केवल वही वेलोसिटी v वाला कांस्टेंट चलेगा। जैसे मुझे एक ऐसा पार्टिकल को ही आगे चलते देखना है जिसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, तो 50 मीटर पर सेकेंड वाले वेलोसिटी का वैल्यू हम E बाई बी के फॉर्मूले में 50 मीटर पर सेकेंड डाल देते हैं। अगर मान लो मेरे पास मैग्नेटिज्म फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड 10 ही है, तो मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो 50 इंटू 10 यानी कि 500 न्यूटन पर कूलम हो जाए। तो यहां पे एक ऐसा मेटल प्लेट लगाया या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ऊपर हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, नीचे हमने कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल लगाया, और उस पे ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जिससे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 500 वोल्ट की 500 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए। एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो केवल 50 मीटर पर सेकेंड वाला वेलोसिटी वाला पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, बाकी सब पार्टिकल गोल घूम रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन पे केवल 50 मीटर पर सेकेंड वाला चलेगा। अब अगर हम 50 मीटर पर सेकेंड वाले पार्टिकल को आगे फेंकते जाएंगे, सबको फेंकेंगे, इधर से सारे पार्टिकल फेंक रहे, लेकिन इस नैरो ओरिफिस से या नैरो विंडो से वही पार्टिकल बाहर आएगा, बाकी सब इधर इधर ब्लॉक हो जाएंगे। ये ऐसे मुड़ गया, कोई कोई नीचे मुड़ गया, तो टकरा टकरा के रुक जाएंगे, एक ही पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। तो जो सीधा निकल जाएगा वो एक्सपेरिमेंट में आगे काम आ जाएगा। वेलोसिटी सेलेक्टर, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। खेल समझ में आ गया? हाँ, तो इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला हमारे को एक मतलब हमारा फायदा हो गया ना, इसमें एक एक्सपेरिमेंट में काम आ सकता है। तो अगर कोई बोलता है वेलोसिटी सिलेक्टर बनाओ और हमको इतना वेलोसिटी वाला पार्टिकल ही बाहर निकालना है, तो बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर दिया है तो E बाई बी को उस वेलोसिटी के बराबर कर दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा। इस तरह का कहानी, ठीक है। चलिए, यहां पे एक एग्जाम्पल और है जो HCV में सॉल्व एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको बोलता हूं, आप एक बार देख के आइएगा, मे बी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बी यहां पे ये चार्ज Q है, मास M है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर वाई एक्सिस है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसका वैल्यू है बी के कैप। तो आप कहेंगे के कैप वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे बिंदी बिंदी यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो एक्स एक्सिस में है, ऐसे ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है जे कैप में और मैग्नेटिक फील्ड है के कैप में। लेकिन इस पार्टिकल का, अरे गड़बड़ कर दिया, इस पार्टिकल का कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं, तो लिखा है चार्ज Q जिसका मास M है इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E J कैप, मैग्नेटिक फील्ड इज B K कैप, और दोनों यूनिफॉर्म है, बोथ यूनिफॉर्म आर प्रेजेंट। फाइंड जनरल कोऑर्डिनेट, यानी x as a function of time and y as a function of time, यानी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें बताना है। फिर से वही करना पड़ेगा, एक पार्टिकल को x, y पे मान लेंगे, उसका वेलोसिटी को vx i कैप vy j कैप मान लेंगे, और वहीं पर मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, q vx i कैप
प्लस वी बाई जे कैप क्रॉस बी के कैप। वहीं पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू Q इंटू ई जे कैप हो जाएगा। तो कुछ फोर्स आई कैप में आ जाएगा, कुछ फोर्स जे कैप में आ जाएगा, दो ही फोर्स आएंगे। जैसे के कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये देखो ऐसे आ जाएगा Q बी वी एक्स माइनस जे कैप प्लस वी बाई आई कैप। ये आई क्रॉस के किया माइनस जे आ गया, जे क्रॉस के किया आई आ गया। तो एक फोर्स हो गया आई कैप में और दूसरा फोर्स हो गया जे कैप में। ये वाला फोर्स भी है जे कैप में, तो क्यू ई जे कैप। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं एक्स वाला, तो क्यू बी वी एक्स अपॉन क्यू बी वी बाई, क्यू बी वी बाई अपॉन एम। ऐसे ही ए वाई वाला एक्सेलरेशन निकाला, तो ये भी जे कैप है, ये भी जे कैप है, क्यू ई माइनस क्यू बी वी एक्स आई कैप अपॉन। ये दो इक्वेशंस हैं, ये मैं आई कैप हटा देता हूं मैं अभी, क्योंकि मैंने एक्स तो लिख ही दिया अलग से। आप थोड़ा पहचानना, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे जे कैप है, जे कैप में दोनों टर्म ऐड कर दिए, टोटल जे कैप वाला ये हो गया, उसको एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस बोल दिया। और आई कैप वाला जो टर्म है क्यू बी वी वाई, तो उसको आई कैप मतलब मास से डिवाइड करा, एक्सेलरेशन आ गया। ऐसे अब ये और ये रिलेशन है हमारे पास, तो ये अभी ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये सॉल्व एग्जांपल है एचसीवी में, आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में देखना, सॉल्व एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स वाले चैप्टर में, लास्ट सॉल्व एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स वाले चैप्टर का। आप उसको एक बार ट्राई करना, या वहां से देख के एक बार ट्राई करना कैसे उन्होंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा। अगर आपसे हो गया तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको जनरल ऐसे सॉल्व करना है। इसमें एक स्पेशल केस बनेगा जिसको हम बोलेंगे ये एक साइक्लॉइडल पाथ है। और एक बार बचपन में याद करो, जब मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बोला था कि एक चार्ज पार्टिकल जो रोलिंग करता है व्हील, उसका कांटेक्ट पॉइंट अगर चलता है, रोलिंग करता हुआ व्हील आगे चलता है, तो कांटेक्ट पॉइंट ऐसे उछल उछल के चलता है, मतलब ऐसे उड़ के जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर उड़ के जाएगा, फिर नीचे आएगा, और एक राउंड में 8 आर डिस्टेंस कवर करता है। 2 पाई आर आगे जाता है, 2 आर हाइट जाता है, और 8 आर डिस्टेंस का पाथ है। ये पाथ का डिस्टेंस हमने निकाला था जब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अंतर समझ रहे थे काइनेमेटिक्स की शुरुआत वाली क्लास में, जो कि बहुत बिगिनिंग में हमने करी थी, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे। तब हमने ये पढ़ लिया था कि ये वाले पाथ का नाम साइक्लॉइडल पाथ है। और वहां पे मैंने बताया था आपको, शायद आपको अगर भूल गए हो तो पुराना वीडियो भी आप तलाश करके देखना। मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होगी और एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ेंगे, या हमने ऐसा कम से कम बोला होगा कि इसको हम आगे मैग्नेटिज्म में भी देखेंगे, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल इसी तरह के साइक्लॉइडल पाथ पे चलेगा। तो वो आप एक बार इमेजिन करना, और उसके हिसाब से यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है, तो वो कर सकते हो। साइक्लॉइडल पाथ कहते हैं, एचसीवी में इसका सॉल्विंग दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वहां से देख सकते हो, नहीं तो आप खुद भी सॉल्व करने का एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो इसमें भी। तो लेकिन ये सारे सवाल बहुत ही आसान नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, थोड़े से ट्रिकी है। मान लीजिए इसी केस में एक और केस करें। मान लो पहला केस ये था कि जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में एक वेलोसिटी सेलेक्टर बन जाता है। अगर वेलोसिटी E by B हो गई तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा जाता है, इसको मैंने केस 1 कह दिया। दूसरा केस ये वाला कर लिया कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल एक साइक्लॉइडल पाथ पे चल रहा है। तीसरा केस है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है, और मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नॉन जीरो है, आपकी मर्जी है। तो आपने बोला इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा, तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। तो पार्टिकल इस केस में कुछ करना ही नहीं है, पार्टिकल मूव्स इन
straight line with increasing velocity. क्यों ऐसा क्यों बोला कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी से पार्टिकल चलता रहेगा? क्योंकि अगर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में वेलोसिटी देगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पार्टिकल चलना स्टार्ट होगा तो और मैग्नेटिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो भी मैग्नेटिक फोर्स इस पर फोर्स नहीं लगा सकता मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि अभी वेलोसिटी इज ऑलरेडी जनरेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होते हैं, पैरेलल होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 है और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Q इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है तो Q इंटू ई कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा, तो पार्टिकल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से आगे चलता हुआ दिखेगा, बट पार्टिकल किसी भी कर्व्ड या गोल पाथ में नहीं चलेगा, ना साइक्लॉइड बनेगा ना हेलिक्स बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। अगर हम इसी में केस 4 कर दें, देखो ये अलग अलग चीज है, आपको ऑन द स्पॉट भी सोच के आंसर आ जाता है। केस 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं and initial velocity is perpendicular. Initial velocity is perpendicular to electric and magnetic field. तो अब मान लीजिए एक पार्टिकल के पास इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हैं, और पार्टिकल का वेलोसिटी हमने परपेंडिकुलर दे दिया ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इससे पार्टिकल को सर्कल में बनना चाहिए था, सर्कल चलता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आगे भी एक्सेलरेट करेगा, तो पार्टिकल चलते चलते एक ऐसा हेलिक्स बनेगा, हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच। ये पिच कौन इंक्रीज करेगा? पिच इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे कौन चलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और गोल कौन घुमाएगा? गोल कौन घुमाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहेंगे भाई इसका रेडियस फिक्स है, ये स्प्रिंग ऐसा है कि पहला कॉइल, दूसरा कॉइल थोड़ा सा आगे है, तीसरा कॉइल उससे थोड़ा ज्यादा आगे है, और चौथा कॉइल उससे और ज्यादा आगे है। तो अगर बोला जाए पहली पिच x है तो दूसरी पिच, आपने 135 का रेशियो सुना होगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो आप बोलेंगे एक रोटेशन में जितना चलेगा उसको x बोलो, तो सेम रोटेशन, क्योंकि टाइम ऑफ साइकिल सेम है, तो सेम फुल रोटेशन में नेक्स्ट टाइम कितना चलेगा? 3x चलेगा। फिर एक कंप्लीट रोटेशन नेक्स्ट टाइम कितना चलेगा? 5x चलेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे खींच रहा है और एक्सेलरेट करेगा। तो ये जो सामने वाला वेलोसिटी पहले कांस्टेंट होता था हेलिक्स में, अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो बढ़ता जाएगा, और सर्कल में तो पार्टिकल परपेंडिकुलर वेलोसिटी से घूमता रहता है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है उससे पार्टिकल घूमेगा, और जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है उससे वो पिच बढ़ाता चला जाएगा। तो हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ नेट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज 0, देन V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B, E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B, E इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V। हमने लिखा था QE प्लस QV क्रॉस B इक्वल टू 0, तो E का वैल्यू आया था माइनस B क्रॉस B। जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू B है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू B है। इनका आपस का परपेंडिकुलर होना ऐसे कोई कंपलसरी रूल नहीं है। तो E ऐसे हो गया, नहीं ये E, ये नहीं, B एंड C। ठीक है, एक चीज होती है साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन क्या होता है उसको भी देख लो। आप इस थोड़ा वीडियो को देखिए, चमकेगा 2 सेकेंड में आपको। यहां पे दो ऐसे सेमी सर्कुलर डिस्क है जिनका शेप डी की तरह होता है, अंग्रेजी में डी वर्ड, डी का जो लेटर होता है उसकी तरह होता है, तो इसका नाम भी डी बोलते हैं, DEE। और ये 2 डीज हैं, और ये 2 डीज में एक जैसे एक पॉजिटिव है और एक दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साथ ही साथ इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेटेड है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। ये जो लाइन ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ दिख रही थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। यहाँ पे बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर कोई चार्ज मैं छोड़ दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को, जैसे ये चार्ज है,
इसको हम छोड़ दें तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक एक्सेलरेट होगा। अगर एक्सेलरेट करेगा चार्ज तो जैसे यहां से छोड़ा यहां तक एक्सेलरेट करके पहुंचा, हाँ यहां से मान लीजिए छोड़ा, यहां से यहां तक एक्सेलरेट करके पहुंचा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है फिर इस चार्ज को सर्कल में घुमा देगा, सर्कल में घुमा के फिर से इस रीजन में वापस भेज देगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितनी देर में चार्ज ऐसे सर्कल में घूम के यहां वापस पहुंचेगा उतनी देर में सामने वाले टर्मिनल को मान लीजिए वापस नेगेटिव और ये पीछे वाले टर्मिनल को वापस पॉजिटिव कर दे तो चार्ज यहां से यहां तक भी एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करके यहां पहुंचेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा देगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बीच में, ये मेटल के कंडक्टर है जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रह सकता है लेकिन कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता। चार्ज लेकिन हॉलो है तो अंदर भी चला जाएगा, तो चार्ज अंदर जाके फिर घूमा, घूम के वापस इस रीजन में आया, तो जैसे ही ये खाली जगह पे आएगा वैसे ही सामने वाला प्लेट हम वापस नेगेटिव कर देंगे, पीछे वाला पॉजिटिव। यानी देखो आपको कलर बदलता हुआ दिख रहा है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन या सॉरी पॉजिटिव चार्ज ऐसे अट्रैक्ट किया, देखो ये बार बार बदल रहा है, तो अगर ये जो ब्लू हो जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव और ऑरेंज मतलब नेगेटिव, ऐसा मान लिया। तो एक बार चार्ज एक्सेलरेट हुआ तब फिर मैंने चार्ज का साइन बदल दिया तो फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर चार्ज का साइन बदल देंगे एक्सेलरेट होगा। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर तुमने मान लो इसके बीच में 5 वोल्ट का बैटरी लगाया तो एक बार चार्ज यहां से जैसे क्रॉस हुआ, ये तुमने बोला ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसके बीच में चार्ज को छोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर ऐसे छोड़ दोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा और यहाँ पे जब एंटर करेगा तो इसके पास छोटा सा वेलोसिटी होगा, आपने रेस्ट से छोड़ा, उस छोटे से वेलोसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी है, तो इस रीजन में ये ऐसे घूमेगा। घूमने के बाद ये जब बाहर निकलेगा तब तुम साइन बदल लो, इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, इसीलिए ऑसिलेटर बोलते हैं इसको कि ये साइन को ऑसिलेट करके प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बनाता रहेगा। इसको एसी सर्किट भी या एसी सोर्स भी कहेंगे, जो अपने आप ऑल्टरनेटिंगली करंट का या साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का साइन बदलता रहेगा। तो सामने वाला अभी फिर से नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो यहां से यहां तक चार्ज एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो अब की एंटर करते समय इसका वेलोसिटी बढ़ गया, बड़े वेलोसिटी से बड़े सर्कल में जाएगा, फिर यहां से यहां तक थोड़ा और एक्सेलरेट कर गया तो ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा, तो फिर थोड़े बड़े सर्कल में जाएगा, फिर यहां से बाहर निकलते ही सामने वाला प्लेट फिर से नेगेटिव कर दिया मैंने, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेट होगा, मतलब बीच के गैप में छोटा सा जगह जो है वहां पे चार्ज एक्सेलरेट हुआ और बड़ा सर्कल गया, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर बड़ा सर्कल गया, फिर एक्सेलरेट हुआ, तो ऐसे चार्ज का रेडियस बढ़ता जाएगा और उसका वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी से, और उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। तो मैंने मान लीजिए ऐसा बोला कि जब रेडियस 1 मिलीमीटर था तो उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, जब 2 मिलीमीटर है तो 2 मीटर पर सेकंड है, 3 मिलीमीटर पहुंचा तो 3 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए ऐसा देख लिया कि प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे बन रही है, तो मुझे जब चार्ज का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है वो वाला चार्ज निकालना है, 10 मीटर पर सेकंड वाला। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आखिरी में ऐसे एक विंडो बना दूंगा और वो विंडो 10 मीटर रेडियस की होगी, उसके पहले नहीं बनाऊंगा, तो 10 मीटर रेडियस, ये घूमते 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 जैसे ही चार्ज 10 मीटर रेडियस पे पहुंचेगा इस विंडो से बाहर निकल आएगा, क्योंकि हम लोग इस विंडो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देंगे, इतनी जगह में कैंसिल कर देंगे, तो जैसे ही इसके अंदर घुसेगा फिर चार्ज घूमना बंद कर देगा और खड़ाक से बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जितनी वेलोसिटी का चार्ज चाहिए उसके हिसाब से रेडियस डिसाइड करके आप चार्ज को बाहर निकाल सकते हो। आपको फास्टर मूविंग चार्ज चाहिए तो बड़े रेडियस का चार्ज बाहर निकालना, अगर स्लोअर मूविंग चार्ज चाहिए तो छोटे रेडियस का चार्ज बाहर निकाल दो, तो अलग अलग एनर्जी के चार्ज बाहर आ जाएंगे। लेकिन सर चार्ज को एक्सेलरेट कराने के लिए, अरे भाई पावर कट हो गया, चार्ज को एक्सेलरेट कराने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो तो सर बैटरी भी थी कि अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक चार्ज को चलाना चाहे छोड़ दें तो चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होता है, तो ये टेक्निक साइक्लोट्रॉन है, ये क्यों यूज करें, हमारे पास तो कैपेसिटर से चार्ज डायरेक्टली एक्सेलरेट होता था। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि जैसे मान लो मुझे 100 वोल्ट पे चार्ज एक्सेलरेट करना है तो हमें कैपेसिटर पे 100 वोल्ट का बैटरी खरीद के लगाना पड़ेगा। सर मार्केट में तो 12 वोल्ट का बैटरी मिलता है, तो 12 वोल्ट के तुम पहले 10 बैटरी खरीद के लाओ, फिर उसको कैपेसिटर पे लगाओ तो वो 120 वोल्ट के बराबर चार्ज करेगा, फिर उसमें चार्ज को थोड़ी डिस्टेंस तक चलाओगे तब जाके तुम्हें 100 वोल्ट मिलेगा।
लेकिन ऐसे 10 बैटरी खर्च लगाने पे बहुत खर्चा हो जाता है। आप अगर ऑल्टरनेटिंग सर्किट में लगा दीजिए, ऑल्टरनेटिंग सर्किट अगर 2 वोल्ट का भी है तो एक बार चार्ज बीच में से क्रॉस करेगा तो उसको चार्जिंग में 2 वोल्ट का एनर्जी मिल गया, फिर यहाँ पे घूम के जब आएगा तो फिर से 2 वोल्ट पे चलेगा तो फिर से उसको 2 वोल्ट मिलेगा, यानी कि एक कंप्लीट राउंड में 2 बार क्रॉस करेगा 4 वोल्ट मिल गया। तो 2 वोल्ट की बैटरी से 4 वोल्ट का मजा, 2 बार और घुमा दिया तो 8 वोल्ट का मजा, फिर 2 बार और घुमा दिया तो 16 वोल्ट का मजा। इसका मतलब है ये 2-2 करके ही कुछ ही देर में ऐसा ऐसा राउंड बना के ये 100 वोल्ट अपने आप ही पहुंच जाएगा 2 वोल्ट के बैटरी से। तो ये तो बड़ा मजेदार बात हो गई कि हम लोग पहले अगर 100 वोल्ट पे चार्ज करना चाहते थे तो मुझे 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, अब 100 क्या 10,000 वोल्ट पे भी चार्ज करना चाहेंगे, यानी भगाना चाहेंगे किसी चार्ज को, तो मुझे 10,000 वोल्ट की बैटरी बनाने की जरूरत नहीं है। देखो याद करना है आपको कि बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए होते हैं टकराने के लिए, और हाई एनर्जी पार्टिकल टकराने चाहिए और स्पेसिफिक एनर्जी के चाहिए, तो फिर उसको साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट करना पड़ता है अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, साइक्लोट्रॉन हर बार पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा क्रिएट करता है कि चार्ज एक्सेलरेट हो जाए। तो आप जितनी बार भी राउंड लगाएंगे उतनी बार भी 2 प्लेट के बीच में जितनी बार भी चार्ज क्रॉस करेगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस उसको फिर से एक्सेलरेट कर देगा। तो बार 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 घुमा घुमा के हम सेम रास्ते पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है चार्ज को एक्सेलरेट करने का। इसमें क्या एक ही रूल है कि फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन का एक ही फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC source is F1 and frequency of charge particle, यानी चार्ज पार्टिकल रोटेट हो रहा है ना तो 1/t होता है और t का वैल्यू होता है 2πm/qb, तो qb/2πm। ये किसी को याद आएगा कि जब भी पार्टिकल सर्कल में घूमता था, याद है आपको, तो टाइम पीरियड लगता था 2πm/qb, तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 1 सेकेंड में कितने सर्कल बना रहा है, इतने सर्कल बना रहा है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल हो गया। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल से मैच कर जाए तो हम कहते हैं इस इवेंट को रेजोनेंस, और ऐसे में चार्ज पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस। रेजोनेंस एक जनरल कॉन्सेप्ट था फोर्स्ड ऑसिलेशन का, और ये हमेशा यही कहता है कि जो एनर्जी दे रहा है सोर्स और जो एनर्जी पा रहा है पार्टिकल, पार्टिकल अपने हिसाब से घूमना चाहता था किसी सर्कल में, लेकिन पार्टिकल जिस स्पीड से सर्कल में घूमना चाहता है उसी रेट से ये भी फोर्स लगा रहा है, तो जितनी देर में पार्टिकल घूम के यहाँ आएगा उसको फिर से वहां पॉजिटिव मिलेगा, फिर घूम के यहाँ आएगा फिर से पॉजिटिव मिलेगा, तो हर बार उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इससे आपको चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा। अच्छा, ये वाला वही सवाल है जिसको हमने अभी अभी आपको पीछे दे दिया, तो इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं। आज के क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, पावर कट भी हो गया।